दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत कल के अपने क्लास में गुलाम वंश की चर्चा कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग खिलजी वंश की चर्चा करेंगे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था और इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चा होगी वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में होगी। आइए देखते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनके बारे में बस इतनी ही बात जानना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और ये एक उदारवादी शासक था। इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये शासक बना, सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे हुआ इसे हम लोग देखते हैं। साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए अलग अलग नीति अपनाई। उत्तर भारत के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक विजय के साथ साथ जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला विजय प्राप्त किया गया वो गुजरात पे प्राप्त किया गया। ये क्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जाएगा। गुजरात पे 1299 ईस्वी में, इसके बाद 1301 ईस्वी में रणथंभौर को जीता गया, 1303 में चित्तौड़ को जीता गया, 1305 में मालवा, 1308 में सिवाना और 1311 में जालौर को जीता गया। ठीक है, तो ये क्रम आपको किसी भी हालत में याद करके रखना पड़ेगा। इस क्रम से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो बीपीएससी का जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 70, तो इसमें ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। गुजरात विजय का एक ज़्यादा महत्व है, व्यापारिक महत्व ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि गुजरात के बंदरगाहों पर कब्जा होने के पश्चात विदेशी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन मिला था। साम्राज्य विस्तार की नीति उत्तर भारत में आपने देख लिया, प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई गई। जबकि दक्षिण भारत में जब साम्राज्य विस्तार होगा तो वो नियंत्रण अप्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष नहीं। वहाँ से राजस्व वसूला जाएगा, पर वहाँ के प्रशासन में ये लोग ध्यान नहीं देंगे। आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत में 2 अभियान चलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ये दोनों अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, प्रथम अभियान 1306-7 ईस्वी में देवगिरी तथा वारंगल राज्य के विरुद्ध चलाया गया था, और दूसरा अभियान 1310-11 ईस्वी में होयसल एवं पांड्य राज्य के बीच विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है, तो ये 4 नाम ही आपको याद रखना है, देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य। ठीक है, इन चारों राज्यों को जीत तो लिया गया, पर उस समय यातायात की सुविधा को देखते हुए ये ज़्यादा मुनासिब नहीं था कि वहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण किया जा सके। इसीलिए इस बात को देखते हुए, भौगोलिक दृष्टिकोण से दूरी को देखते हुए, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। ठीक है, तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने सफल सैनिक अभियान के बावजूद प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि भौगोलिक दूरी एवं यातायात एवं संचार व्यवस्था को देखते हुए उन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो ये दूरदर्शी था। बाद में हम देखेंगे कि औरंगजेब के समय में या मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, उसके समय में ये लोग प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करते हैं, और इस वजह से इनका दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त नहीं हो पाता है सही तरीके से। जबकि अलाउद्दीन खिलजी उसका पूर्ववर्ती है, लेकिन उससे पहले ही वो ये बात समझ चुका था। उसने दक्षिण राज्यों पर पूर्ण संप्रभुता नहीं अपितु अधिराजस्व का दावा किया। अधिराजस्व का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ राजस्व प्राप्त करना है। ठीक है, संप्रभुता मतलब क्या होता है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, संप्रभुता मतलब यहाँ पे पूर्ण संप्रभुता लिखने का तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों को तो जीत लिया गया, पर इन क्षेत्रों के शासन में जो सर्वशक्तिशाली व्यवस्था थी वो खिलजी ने प्रशासन में अपने पास न रखकर वहाँ के राजाओं के पास ही छोड़ दिया। वो वहाँ से राजस्व प्राप्त करता रहा, इसके अलावा उपहार प्राप्त करता रहा। आगे देखते हैं। यही बात यहाँ लिखी गई है कि उसने उन राज्यों के प्रशासनिक झंझटों में उलझना उचित नहीं समझा। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे।
रामचंद्र देव के संबंध में अलाउद्दीन खिलजी की नीति से हमें अकबर के राजपूत नीति के आरंभिक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अब अकबर की राजपूत नीति क्या थी ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है रामचंद्र देव। ठीक है, क्योंकि जब मलिक काफूर विजय प्राप्त करके गया था ना, तो रामचंद्र देव के पुत्र ने फिर विरोध कर दिया था और इस वजह से उसे दोबारा आना पड़ा था। और दोबारा आने के बाद फिर से देवगिरी को जीता गया और जीतने के बाद भी यहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया गया था। तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण नाम हो गया है और परीक्षा में ऑलरेडी पूछा गया नाम हो चुका है, तो दोबारा ये नाम रिपीट हो सकता है। अब देखिए प्रशासन की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन बलबन के प्रशासकीय निरंकुशता की नीति तथा जलालुद्दीन खिलजी के नस्लवाद विरोध की नीति से मिली जुली थी। ठीक है, अब ये प्रशासन को चलाने के लिए क्या क्या कर रहा था, तो इसने अमीर वर्गों का दरवाज़ा, अमीर वर्गों का तुर्के चहलगानी याद होगा, जिसमें 40 अमीरों को मिलाया गया था प्रशासन में सहयोग करने के लिए। पहले इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश बलबन तक आते आते यहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही आ सकते थे और वो भी तुर्क मुसलमान ही। अब इसने क्या किया कि इसने ये दरवाज़ा गैर तुर्कों तथा भारतीय मुसलमानों, इसके साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खोल दिया। बाद में इस प्रथा को और आगे बढ़ाया जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और हिंदुओं में भी निम्न जाति के हिंदुओं के लिए भी खोल दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से पृथक किया। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। जब उसकी वार्ता होती है काजी मुगुसुद्दीन से, तो वार्ता के मध्य वह कहता है कि मैं नहीं जानता कि क्या शरीयत कहता है क्या नहीं कहता है, मैं वही करता हूँ जो राज्य के हित में है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि उसने राजनीति को धर्म से पृथक कर दिया। ये वार्ता किससे होती है ये आपको याद रखना पड़ेगा, काजी मुगुसुद्दीन से। आगे देखते हैं, केंद्रीय प्रशासन में उसने अमीरों पे कठोर निरीक्षण स्थापित किया। मतलब प्रशासन का केंद्रीयकरण किया जाने लगा इसके सामने में। केंद्रीयकरण किए जाने का मतलब क्या है कि राजा हर एक जगह हस्तक्षेप करेगा, राजा हर एक नीतियों में हस्तक्षेप करेगा। और यहाँ हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि ये आमिर किससे शादी करेंगे नहीं शादी करेंगे, वैवाहिक संबंध किससे स्थापित करेंगे, इसमें भी राजा या सुल्तान हस्तक्षेप करने लगा था। ठीक है, ये क्यों किया गया था, क्योंकि ये अमीर जो है इनके बीच में आपसी मेलजोल न स्थापित हो सके, आपसी मेलजोल को हतोत्साहित करने के लिए किया गया था, ताकि ये अमीर एकजुट होकर कभी विरोध न कर सके। आगे देखते हैं इक्ता प्रशासन। इक्ता प्रशासन के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। इक्ता प्रशासन की शुरुआत कैसे हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसने क्या किया था कि इक्ता प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया था। ठीक है, मतलब जो मुक्ति थे, मुक्ति पे भी जो केंद्रीय प्रशासन है उनका हस्तक्षेप बढ़ गया और मुक्ति को समय समय पे उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं, सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना बनाया। ये अस्थाई सेना उसने क्यों बनाया, मंगोल आक्रमण का डर हमेशा बना रहता था। ठीक है, कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अस्थाई सेना बनाया। पैसा कहाँ से आया अस्थाई सेना बनाने के लिए, दक्षिण भारत के 4 राज्य से जो विजय प्राप्त हुई थी वहाँ से जो राजस्व आता था उस पैसा से इसने अस्थाई सेना बनाया। पहली बार ये ऐसा व्यक्ति था जो नगद वेतन देना आरंभ करता है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त उसने सैन्य दक्षता को बनाने के लिए हुलिया एवं दाग की पद्धति लागू की। हुलिया एवं दाग की पद्धति लागू करने का क्या मतलब है, हुलिया एवं दाग की पद्धति मुख्यतः सैनिकों और घोड़ों के लिए होता था। बहुत बार ऐसा होता था कि मुक्ति जो घोड़ा थक चुका है, जो घोड़ा लड़ाई में जाने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे घोड़ों को भी लड़ाई में भेज देता था। तो इसीलिए उसकी पहचान के लिए ये हुलिया एवं दाग पद्धति को लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भू राजस्व। इसने भू राजस्व के क्षेत्र में भी बहुत सा बड़ा काम किया कुछ।
सबसे पहला काम, इसने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% कर दिया। इससे पहले के दो प्रमुख सुल्तान इल्तुतमिश और बलबन, उसने 1/3 से ज़्यादा नहीं किया था। ठीक है, इस भू राजस्व का उद्देश्य क्या था? तो भू राजस्व का उद्देश्य था राजकीय आमदनी में वृद्धि करना। ये तो क्लियर बात है। दूसरी बात, मध्यस्थ और बिचौलियों को कुचलना तथा कुछ हाथों में धन के संकेंद्रण को रोकना। अब देखिए स्थिति क्या था, इसके माध्यम से मध्यस्थ और बिचौलियों को कुचल के ये ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाह रहा था। जैसे क्या हो रहा था कि ये मध्यस्थ जो है सो किसानों से राजस्व वसूलते थे और राजस्व किसे देते थे? सुल्तान को देते थे। अब ये डायरेक्ट राजस्व वसूलने की परंपरा शुरू कर रहा है और बीच के जो बिचौलिए थे जैसे खूत, मुकद्दम, चौधरी, इन सबको हटाने की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया गया भू राजस्व में सुधार के लिए। तो देखिए सबसे पहले मिल्क बोलते थे जो पेंशन दिया जाता था वो, वक्फ जो धार्मिक अनुदान के लिए ज़मीन दिया गया था वो, और इनाम विशेष सेवा के बदले जो जागीर दिया गया था वो। इस भूमि को खालिसा भूमि में तब्दील कर दिया गया और इससे राजकीय आमदनी बढ़ गई। खालिसा भूमि किसे कहते हैं? तो आपको याद होगा कल हमने बनाया था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में ये एक क्षेत्र है जहाँ सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, बाकी जो क्षेत्र है वो इक्ता में बटा हुआ है। ठीक है, और इक्ता का नियंत्रण प्रशासन किसके अंतर्गत था? तो मुक्ति के। ठीक है, और जहाँ सुल्तान का डायरेक्ट नियंत्रण था ये वाला जो क्षेत्र है इसे ही खालिसा भूमि बोला गया। याद रह जाएगा। अब तो खालिसा भूमि में जैसे ही जो फ्री में दिया गया था भूमि सबको तब्दील कर दिया गया, तो यहाँ से जो राजस्व मिलेगा वो किसे मिलेगा? सुल्तान को मिलेगा। जब सुल्तान को मिलेगा तो आमदनी में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? मध्यकालीन भारत समझ में आ रहा है तो एक बार यस सर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खूत, मुकद्दम और चौधरी जैसे मध्यस्थों को समाप्त कर दिया। ये खूत कौन थे? मुखिया थे, गांव के मुखिया। ठीक है, मुकद्दम कौन थे? ये जमींदार थे। और चौधरी कौन थे? ये पूरे परगना के जमींदार थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि खूत, मुकद्दम और चौधरी यही सब मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे जिनको समाप्त कर दिया गया और इसने भूमि की माप करवाई। भूमि की माप करवाने वाला ये पहला शासक था जिसने भूमि की माप करवा के उस हिसाब से राजस्व तय करने की कोशिश की। इसी के भूमि के माप के पद्धति में जो कमियां थी उसको दूर किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, और उसमें जो कमियां थी उसे दूर किया गया था अकबर के द्वारा, अकबर के समय में टोडरमल के द्वारा। तो जब इसने भूमि की माप की करवाई तो उसके लिए आधार जो बनाया उस आधार को बफा ए विसवा कहा गया। ठीक है, बफा ए विसवा। ठीक है, और जो पद्धति लागू हुई उस पद्धति को बोला गया मसाहत पद्धति। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब, इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा इन सारे फैक्टों को। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का 50% कर दिया। मैंने पहले ही बता दिया है। इसके अतिरिक्त वह किसानों से धरी एवं चरी नामक कर प्राप्त करता था। ये धरी नामक कर जो है सो घर पर लिया जाता था और ये चरी नामक कर पशुओं पे लिया जाता था। कैसे पशुओं पे? दुधारू पशुओं पे। ठीक है, लगाया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा कि धरी और चरी कर किस पे लगाया गया था। धरी और घर तो आपको पता चल गया। चरी मतलब चरने वाले पशु, और वो पशु कैसे होंगे? दुधारू होंगे। उन पे कर लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया। आर्थिक सुधार के अंतर्गत जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो था बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लाना, और इसके अंतर्गत उसने बाजार पे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति लाई। ठीक है, उस समय 3 प्रकार के बाजार होते थे और बाजार पे जो हस्तक्षेप हुआ उसके बारे में अब हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कम लागत पर एक बड़ी सेना तैयार करना।
3 प्रकार के बाजार थे, जिसमें पहला है अनाजों की मंडी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आरंभिक 1 से लेकर 8वां विनियमन अथवा आदेश अनाजों की मंडी पर लागू होता है। ठीक है, प्रत्येक मंडी में अलग अलग अनाज का मूल्य निश्चित कर प्रत्येक मंडी पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया और उस अधिकारी को बोला गया सहना। ठीक है, उस अधिकारी को सहना बोला गया और इन सभी सहनाओं पर, ये जितने अधिकारी थे उन सभी सहनाओं पर जो एक प्रमुख अधिकारी था उसे बोला गया सहना ए मंडी। ठीक है, सहना ए मंडी नामक अधिकारी जो है वो इस पे हो गया। ठीक है, ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत ही कुछ और चीज़ों को लाया गया था, जैसे एक माप तौल विभाग बनाया गया, माप तौल विभाग, इसे नजीर कहा गया। ठीक है, राजकीय गुप्तचर तैयार किए गए कि बाजार नियंत्रण का काम ठीक से चल रहा है या नहीं, ये देखने के लिए राजकीय गुप्तचर को बरीद कहा गया। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पे भी गुप्तचर थे। उन व्यक्तिगत गुप्तचर को क्या कहा गया पता? मुनहिया कहा गया। ये गुप्तचर क्या करते थे? बाजार की स्थिति की सूचना देते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही दीवान ए रियासत का गठन किया गया, जो मुख्यतः प्रशासनिक कार्यों में मदद करता था। सवाल आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि दीवान ए रियासत किसके समय में स्थापित किया गया, तो दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के समय में स्थापित किया गया था। ठीक है, अनाजों की मंडी, सहना, सहना ए मंडी, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे प्रकार की मंडी थी उसे वो कपड़ों से संबंधित थी, जिसका नाम था सराय ए अदल अथवा कपड़े एवं अन्य सामग्री के बाजार। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि मोटे तथा सामान्य कपड़ों के लिए मूल्य निश्चित कर दिया गया, जबकि बेशकीमती रेशमी कपड़ों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई। यानी ये बोला गया कि यदि आमिर वर्ग के लोग, जो मुल्तान से आता था कपड़ा, मुख्यतः रेशमी कपड़ा, यदि वो खरीदते हैं तो वो सब्सिडी के मूल्य पे ही व्यापारी बेचेगा और जो एक्स्ट्रा पैसा सब्सिडी का पैसा होगा वो सुल्तान डायरेक्ट देगा। ठीक है, यही बात कही गई है इसमें। आगे देखते हैं। तीसरा जो बाजार था वो घोड़े, दासों और मवेशियों का बाजार था। इस बाजार में अलाउद्दीन खिलजी ने बिचौलियों को, जो दलाल होते थे, जो कीमतों को बढ़ा देते थे, उनको बाजार से बाहर कर दिया और जितने भी मद थे सभी मद का मूल्य सुनिश्चित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अभी एक चीज़ और है, थैंक यू से पहले उसको देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ ऐसी नहीं है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। कहानी के रूप में सुनना है तो कहानी के रूप में ये है कि ये हिंदू माता से जन्मा हुआ था और धार्मिक रूप से इसे सुल्तान के पद पे अपनाया जाए, इसके लिए इसने बहुत सारे अनुदान दिए, खास करके धार्मिक अनुदान दिए। कोई इसका प्रतिरोध न करे, इसलिए खिलजी वंश में जितने भी पुरुष थे, छोटे छोटे बच्चों का इसने कत्लेआम कर दिया। और यही रीज़न है कि जब गयासुद्दीन तुगलक उस समय वापस आता है दिल्ली और स्थिति देखता है कि पूरा सल्तनत जो है सो तितर बितर हो चुका है और ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मार रहा है, तो ये इसको मार देता है और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है। अगले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, एटलीस्ट कमेंट करके यही बताए कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताए कि नहीं समझ में आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा हर एक कमेंट का उत्तर देने का। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।